अध्याय 1741 वापसी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड 2। उसकी समय विशेषता में कुछ 100 अंकों की वृद्धि हुई और उसकी अंतरिक्ष काया विशेषता में भी कुछ 1000 अंकों की वृद्धि हुई। दोनों प्रतिभाओं में उसकी महारत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। बेशक ये सभी विशेषताएं मार्ग से नहीं आईं, कुछ तो अराजक अज्ञात से भी थीं। यद्यपि समय और स्थान संबंधी विशेषताएं दुर्लभ थीं, फिर भी अराजक अज्ञात के भीतर विभिन्न नियम इतने स्वाभाविक रूप से विकसित हुए कि समय और स्थान संबंधी विशेषताएं भी मौजूद थीं। मूल विशेषताओं के नियमों के अलावा कुछ समय और स्थान प्रतिभा विशेषताएं भी थीं। इन समय और स्थान प्रतिभाओं के बिना वांग टेंग के लिए केवल मार्ग के माध्यम से प्राप्त विशेषता बुलबुले पर निर्भर रहते हुए ऐसे महत्वपूर्ण सुधार हासिल करना असंभव होगा। बस इतना ही था। कुल मिलाकर वांग टेंग की अराजक अज्ञात यात्रा अपेक्षाकृत सफल रही। उसने वह सब कुछ पूरा कर लिया जो उसे करना था। दूर एक विशाल अंतरिक्ष यान हवा में मंडरा रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा अंतरिक्ष यान था जो वांग टेंग और अन्य लोगों को यहां लाया था। ये छात्रों को फिर से लाने के लिए यहां आया था। बहुत से छात्र पहले ही अनचार्टेड से बाहर आ चुके थे। वे अंतरिक्ष यान की लॉबी में एकत्र हुए और अनचार्टेड के भीतर अपने अनुभवों पर उत्साहपूर्वक चर्चा की। माहौल जीवंत था। आखिरकार यह अनचार्टेड में उनका पहला अनुभव था। यह एक दुर्लभ अवसर था। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग स्तर पर कुछ न कुछ हासिल किया, जिससे उनकी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इससे उनका उत्साह और बढ़ गया। ये छात्र वांग टेंग से पहले बाहर आ गए। उन्होंने अकादमी के नियमों का सख्ती से पालन किया और समय पूरा होने पर अनचार्टेड को छोड़ दिया। उन्होंने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग के विपरीत, जिन्होंने अपना समय लिया और हर आखिरी क्षण का उपयोग किया, यहां तक कि उन्होंने अपने प्रस्थान में भी काफी देरी की। तो इस समय वे सभी वांग टेंग के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बिना समूह पूरा नहीं हो पाता और अंतरिक्ष यान रवाना नहीं हो पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। भीड़ में झुलोंग शांझी गर्व से भरा हुआ था। वह प्रतिभाशाली योद्धाओं के एक समूह से घिरा हुआ था जो लगातार उसकी प्रशंसा और चापलूसी कर रहे थे। हालांकि उसने अपने चेहरे पर एक घमंडी और उदासीन भाव बनाए रखा, फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सका। हालांकि जब उसने अपने आसपास देखा और वांग टेंग को नहीं देखा तो वह उदास हो गया। वह आदमी बाहर नहीं आया था। यू किकियाओ, यू यूनिक्सियन और अन्य लोग एक तरफ इकट्ठे हुए थे। जब उन्होंने वांग टेंग को नहीं देखा तो वे भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता थी कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। एट नोबलबन एट। इस समय अंतरिक्ष यान के सामने खड़े शाश्वत मंच पर बैठे श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष यान के मनोरम अनुकरण को सक्रिय कर दिया। बाहर का दृश्य सबके सामने आ गया। यू किकियाओ, यू यूनिक्सियन और अन्य लोग दंग रह गए। उन्होंने अचानक अराजक अज्ञात के प्रवेश द्वार पर वांग टेंग की आकृति देखी। अल्पविराम। वांग टेंग ने अपनी पीठ को फैलाया और अपनी नजर विशेषता बोर्ड से हटा ली। उसने अपने चारों ओर देखा। यह अभी भी पहले जैसा ही था। चारों ओर धुंधला और धुंधला वातावरण था। बड़े बड़े भंवर उसे घेरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक एक अज्ञात स्थान के प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस समय वह इन भंवरों में से एक के सामने खड़ा था। बगल में लगे पत्थर के स्लैब पर अराजक अज्ञात शब्द खुदे हुए थे। कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी ध्यान में लीन किसी प्राचीन साधु की तरह पैर मुड़कर बैठा था। उसकी आभा धुंधली थी और वह अपनी असली आंख से भी कुछ नहीं देख पा रहा था। संरक्षक बुजुर्ग। वांग टेंग को पता था कि यह संभवतः संरक्षक बुजुर्ग ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष में उनसे पहले संवाद किया था। किसी भी आंतरिक विचार या शिकायत के बावजूद उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। संरक्षक बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी नजर अविश्वसनीय रूप से गहरी थी, दो ब्लैक होल की तरह। वांग टेंग दंग रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। चलो अगली बार दूसरे अराजक अज्ञात स्थानों पर चलते हैं। मेरे पास मत आना, संरक्षक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या उसे नीची नजर से देखा जा रहा था? हा, वांग टेंग, अगर वह तुम्हें नहीं चाहता है, अगली बार मेरे पास आना। दूर से हार्दिक और पुरानी हंसी की गूंज गूंजी। वांग टेंग ने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह एक अलग अराजक अज्ञात के प्रवेश द्वार पर तैनात एक और बुजुर्ग था। वह भी एक बुजुर्ग था और सतह पर साधारण दिखता था। हालांकि वांग टेंग जानता था कि यह बुजुर्ग सरल नहीं था। उसने तुरंत झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। वह जहां चाहे जा सकता है। तुम क्यों दखल दे रहे हो? अराजक अज्ञात वांग टेंग की रखवाली कर रहे संरक्षक बुजुर्ग ने नाक भान सिकोड़ते हुए प्रवेश किया। जिद्दी बने रहो। दूसरे गार्जियन एल्डर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक हूं। वांग टेंग, तुमने कैओटिक अनचार्टेड में क्या किया?
वह तुम्हें इतना नापसंद क्यों करता है? वांग टेंग, क्या हम इसे गुप्त रख सकते हैं? ये शर्मनाक है। वांग टेंग इस तथ्य को सामने नहीं लाना चाहता था कि उसे बिजली का झटका लगा था। उसे लगा कि यह ऐसी बात नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। क्या होगा अगर संरक्षक बुजुर्ग इस वजह से उसे नीची नजर से देखेंगे? वह भी नहीं चाहता था। उस अराजकता इच्छा में क्या गड़बड़ थी? क्यों उसने उस पर वित्तपूर्ण बिजली गिराई? यह अनुचित था। वह बिजली की आपदा से मारा गया था। वांग टेंग के अनचार्टेड के संरक्षक बुजुर्ग ने वांग टेंग पर नजर डाली और शांति से उत्तर दिया। मौन। अराजक अज्ञात के अन्य बुजुर्ग अवाक रह गए। वे अजीब तरह से वांग टेंग को घूर रहे थे। बड़ो, यह मेरी गलती नहीं थी। वांग टेंग अभी भी समझाना चाहता था। जल्दी करो और चले जाओ। यहां खुद को शर्मिंदा मत करो। संरक्षक बुजुर्ग ने वांग टेंग को बीच में रोका और तिरस्कार में अपना हाथ हिलाया। वांग टेंग निराश हो गया। उसने असहाय होकर कहा, ठीक है बड़े साहब, फिर मिलेंगे। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर स्थित अंतरिक्ष यान की ओर उड़ चला। वापसी। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड 3। अंतरिक्ष यान में मौजूद प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने भी वांग टेंग की अराजक अज्ञात के संरक्षक बुजुर्गों के साथ बातचीत सुनी। उनके चेहरों पर अजीबोगरीब भाव थे। उसे बिजली का झटका लगा। वांग टेंग ने अराजक अज्ञात में क्या किया? उस पर बिजली क्यों गिरी? तभी केबिन का दरवाजा खुला और वांग टेंग बाहर से उड़कर अंदर आया। उसने अचानक देखा कि सभी लोग उसे अजीब भाव से देख रहे थे, जैसे कि वे कुछ अजीब देख रहे हो। यहां तक कि अंतरिक्ष यान के सामने खड़ा शाश्वत मंच पर सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति भी वांग टेंग की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वांग टेंग, यहां पर! यू किकियाओ वांग टेंग पर चिल्लाया। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। वह आगे बढ़ा और यू किकियाओ और अन्य लोगों से मिला। यू किकियाओ उससे एक प्रश्न पूछने ही वाली थी कि सफेद लबादे में शाश्वत मंचस्थ व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और कहा, सब लोग यहां हैं। चलो वापस चलें। अंतरिक्ष यान में हल्का कंपन हुआ और उसने अपनी दिशा बदल ली। वह 7वें तार की अकादमी की ओर उड़ चला। कई लोगों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए। सब लोग यहाँ हैं। लेकिन कुछ लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब स्पष्ट था। सफेद कपड़े पहने आदमी ने सभी की ओर देखा और कहा, सबसे पहले अनचार्टेड से लौटने पर बधाई। इस अनचार्टेड यात्रा के लिए जीवित रहने की दर 86% है। जो लोग वापस नहीं लौटे हैं, उनकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। क्या? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चारों ओर शोर मच गया। कुछ लोग मर गए। बहुत से लोगों को कुछ लोगों की अनुपस्थिति का पता ही नहीं चला। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब उन्होंने सफेद कपड़े पहने आदमी की बातें सुनी। अनचार्टेड में प्रवेश करने वाले कई प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा मारे गए। जीवित रहने की दर 86% थी। क्या यह उच्च था? खैर, ये कम नहीं लग रहा था। ध्यान रहे, ये सभी ब्रह्मांड के विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। ये तथ्य कि उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी, चौंकाने वाली खबर थी। 14% प्रतिभाशाली योद्धा मारे गए। ये बहुत बड़ी क्षति थी। ये समाचार इन प्रतिभाशाली योद्धाओं के गौरवान्वित हृदय पर ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा था। अनचार्टेड में नए लोगों के लिए उपयुक्त क्षेत्र थे। जब तक वे उन क्षेत्रों में रहेंगे, तब तक कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा। एक बार जब वे अनचार्टेड में प्रवेश कर जाएं, तो उन्हें इस मामले की याद दिलाने के लिए मार्गदर्शक होने चाहिए। इस प्रकार, बहुत से लोगों को अनचार्टेड में किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इसे अवसरों की भूमि माना, कभी नहीं सोचा कि वे वहां मर जाएंगे। कुछ देर पहले वे अनचार्टेड में मिले अवसरों से खुश थे। अब उनकी खुशियां फीकी पड़ गई थीं। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। बेशक कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके चेहरे पर अभी भी डर झलक रहा था। उन्होंने अनचार्टेड में खतरों का सामना किया था, लेकिन वे जीवित वापस लौटने में कामयाब रहे। वे मरने वालों से ज्यादा भाग्यशाली थे। वांग टेंग ने अपने आसपास का नजारा देखा। वह भी हैरान था। मैंने देखा कि कुछ लोग गायब थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मर चुके होंगे, यू किकियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वांग टेंग ने कहा, 14% मृत्यु दर भले ही अधिक न लगे, लेकिन ये कम भी नहीं है। जब तक वे ब्रह्मांड चरण क्षेत्रों में रहेंगे, तब तक कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अनचार्टेड में क्या अनुभव किया? वे कैसे मर गए? यू किकियाओ ने भ्रम में भौहें सिकोड़ ली। कुछ लोग ब्रह्मांड मंच क्षेत्रों से आगे जाने से खुद को रोक नहीं पाते, ट्रेंट बोरेट ने एक तरफ खड़े होकर कहा। एट नोबल बन एट। यू किकियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसका क्या मतलब था। विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से ये प्रतिभाएं अत्यंत अहंकारी थीं।
जबकि कई अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और ब्रह्मांड मंच क्षेत्रों के भीतर रहने में सक्षम हो सकते हैं, कुछ खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और बाहर निकलने का साहस करते हैं। सभी प्रतिभाओं को लगा कि वे दूसरों से अलग हैं। उन्हें लगा कि उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा ये लोग पहली बार अनचार्टेड में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें इसके खतरों के बारे में उचित समझ नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उनके मौत का सामना करने की संभावना अधिक थी। सभी मौतें आकस्मिक नहीं थीं, वे अपरिहार्य थीं। वांग टेंग, क्या आप भी ब्रह्मांड मंच क्षेत्र से बाहर चले गए? यू किकियाओ ने अचानक वांग टेंग की अभिव्यक्ति देखी और पूछा, तुमने नहीं किया? वांग टेंग ने उससे पूछा। नहीं, मुझे अपनी क्षमता पता है, यू किकियाओ ने शांति से उत्तर दिया। बोरेट और भाई यूनिक्सियन बाहर गए होंगे। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने यूनिक्सियन और बोरेट की तरफ देखा। हाँ हाँ, बोरेट ने अपना सिर खुजलाया और हंस पड़ा। यू यूनशियान ने सिर हिलाया। उसने इनकार नहीं किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो ब्रह्मांड मंच क्षेत्रों से आगे निकल गए हैं। बस इतना है कि उनमें से कुछ के पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत क्षमताएं हैं, जबकि अन्य। वांग टेंग ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब स्पष्ट था। जो लोग वापस नहीं लौटे, वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। ये सच था। पर्याप्त शक्ति से आत्मविश्वास आता है, और शक्ति की कमी से अहंकार और मृत्यु दोनों ही आते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति की ताकत का निर्धारण अत्यधिक व्यक्तिपरक था और उसे समझाना कठिन था। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने आगे बोलने से पहले सभी को जानकारी को आत्मसात करने के लिए कुछ समय दिया। आप में से कई लोग पहले ही कॉस्मोस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अगर आप नहीं भी पहुंचे हैं तो भी आप बहुत दूर नहीं हैं। अब जबकि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड खुल गया है, तो आगे बढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर आपकी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, आपको उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आप अकादमी में प्रशिक्षकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और यहां तक कि एक दुर्जय मार्शल योद्धा के निजी शिष्य भी बन सकते हैं। आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आप सभी विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से प्रतिभावान हैं। आप अकादमी में अभ्यास करने और दुर्जय मार्शल योद्धा बनने के लिए आए हैं। अपने प्रयासों पर भरोसा करने के अलावा एक सर्वोच्च गुरु का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण है। यह आपको महानता के मार्ग पर आने वाली कई बाधाओं से बचने में मदद करेगा। संक्षेप में, यदि आप अकादमी के भीतर सफलता के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो आप में से प्रत्येक के बीच की खाई विभिन्न कारणों से बढ़ जाएगी। मजबूत और अधिक मजबूत हो जाएगा और कमजोर और भी कमजोर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएगा। बस इतना ही कहना है। आपका भविष्य आप पर निर्भर करता है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ और कहने की योजना नहीं बनाई। हालांकि उनके शब्दों ने सभी को बहुत प्रभावित किया तथा उन्हें अशांत और अनिश्चितता में डाल दिया। यह स्पष्ट था कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड इन नए विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य स्थान था, जब तक कि कोई इससे मिलने वाले सभी लाभों को नजरअंदाज न कर दे। लेकिन अकादमी के प्रशिक्षक का शिष्य बनने का अवसर ही उनके लिए अप्रतिरोध्य था। इन प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के स्टेलर अकादमियों में आने का एक मुख्य कारण अकादमी के प्रशिक्षक थे। यदि ये सनातन अवस्था के युद्ध योद्धा उनके स्वामी बन सकें, तो उनका विकास तेजी से होगा। अफवाहें तो यहां तक कहती हैं कि अकादमियों के भीतर शाश्वत मंच से परे भी अस्तित्व मौजूद थे, और वे अकादमियों की वास्तविक गहराई और ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से सभी शीर्ष प्रतिभाएं गुप्त रूप से शाश्वत चरण और ऊपर के मार्शल योद्धाओं का पक्ष प्राप्त करने की आशा करती हैं। ये शिखर तक पहुंचने की दिशा में एक सच्चा कदम होगा। बेशक किसी भी प्रतिभाशाली योद्धा ने अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उनके लिए ऐसे मामलों पर बात करना दुस्साहपूर्ण और अवास्तविक होगा। इस समय हर कोई फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर चमकने के लिए दृढ़ था। वांग टेंग की आंखें भी चमक उठी। वह इस मामले को बहुत महत्व देता था। अगर वह ऐसा करने जा रहा था, तो वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। उसका लक्ष्य शाश्वत मंच से ऊपर के लोगों को शामिल करना था। यदि वह उन दुर्जय योद्धाओं का पक्ष प्राप्त कर सके और उनका शिष्य बन सके, तो पाकर परिवार के लिए कोई खतरा नहीं होगा। वांग टेंग, यह एक अच्छा अवसर है। यू किकियाओ की आंखें चमक उठी। उसने आवाज में कहा, अगर हमें मजबूत समर्थन मिल जाए, तो हमें अपने व्यवसाय के दब जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मास्टर को मान्यता देना इतना आसान नहीं है। वे शक्तिशाली मार्शल योद्धा पहले कुछ समय के लिए हमें देखना चाहेंगे। वांग टेंग इतने आशावादी नहीं थे। आगे बोलने से पहले उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। अब जब हम वापस आ गए हैं, तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं और अधिक अंक जमा कर सकते हैं। वे बाद में काम आएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सहमत हूं। यू किकियाओ ने वांग टेंग की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया।
फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ब्रह्मांड के चरण में पहुंच गए हो? मैं तुम्हारी अवस्था के बारे में कुछ नहीं बता सकती। जब उसने ये सवाल पूछा तो यू यूनिक्सियन और बोरेट ने देखा। वे भी उत्सुक थे। अंदाजा लगाओ, वांग टेंग ने रहस्यमयी मुस्कान दी। हम्फ, यू किकियाओ ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूर कोई सफलता मिली होगी। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी असली आंख से यू किकियाओ को देखा। मैं बता सकता हूं कि तुम भी आगे बढ़ चुकी हो। सच में, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकती। यू किकियाओ जानती थी कि वांग टेंग के पास उसकी क्षमता को देखने का एक तरीका है, इसलिए वह हताश महसूस कर रही थी। बोरेट, तुम भी आगे बढ़ गए। वांग टेंग ने अपने बगल में खड़े ट्रेंट की ओर देखा। मैं भाग्यशाली था। बोरेट ने कुछ हद तक अप्रिय और भयावह मुस्कान दी। सफलता में भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। वांग टेंग ने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा। ये ट्रंट सरल नहीं था। कोई भी व्यक्ति अगर उसके विनम्र रूप से धोखा खा जाए तो वह मूर्ख बन जाएगा। वांग टेंग, तुम्हें भी सफलता मिली होगी, लेकिन मैं नहीं बता सकता, बोरेट ने गंभीरता से कहा, उसकी आवाज में लाचारी का भाव था। यह एक परीक्षण था। उन्हें यकीन था कि वांग टेंग को सफलता मिल गई है, लेकिन वह इसे देख नहीं पा रहे थे। यदि वह इसे नहीं देख पाता था, तो इसका मतलब था कि कुछ हद तक अनिश्चितता थी। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने यू यूनिक्सियन को देखा और भौहें सिकोड़ ली। भाई यूनिक्सियन, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? उसने सीधे तौर पर नहीं पूछा। वह देख सकता था कि यू यूनिक्सियन ने दिव्य मंच को नहीं तोड़ा था। उसे इस युवराज के साथ एक विशेष सौहार्दपूर्ण भावना महसूस हुई, जिसके कारण उसने ये प्रश्न पूछा। यू यूनशियान ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने वांग टेंग के शब्दों में चिंता को महसूस किया और समझाया, मेरी स्थिति कुछ विशेष है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बस इतना ही था। हालांकि एक वाक्य काफी दुर्लभ था। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वह यू यूनिक्सियन की हालत जानता था, इसलिए उसने आगे जांच नहीं की। यू किकियाओ ने यू यूनशियान की ओर देखा और कुछ सोचा। ये युवराज एक बार अंधकार में शक्ति द्वारा दूषित हो गया था। हालांकि उसने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ बातें न कहना ही बेहतर था। जब तक वह खुद जानती थी, तब तक ये काफी था। ओह ठीक है, तुम पर बिजली क्यों गिरी? यू किकियाओ ने मुड़कर वांग टेंग से उत्सुकता से पूछा। वांग टेंग अवाक रह गए। अगर हम इस बारे में बात नहीं करते हैं तो भी हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। टस्क, यू किकियाओ ने मुंह बनाया। जितना अधिक तुम ये कहोगे, मैं उतना ही अधिक उत्सुक हो जाऊंगा। यहां तक कि बोरेट और यू यूनशियान ने भी वांग टेंग को उत्सुकता से देखा। बिना किसी कारण के किसी पर भी बिजली नहीं गिरेगी। जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। हालांकि वांग टेंग चुप रहा। वे उत्सुकता से बेचैन थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अंतरिक्ष यान कॉस्मोस स्टेज आवासीय क्षेत्र में वापस आया और वांग टेंग और उसके दोस्तों को उतार दिया। फिर वह बिना पीछे मुड़े ही उड़ गया। 1 महीने के बाद जब वांग टेंग अपने आवास पर वापस लौटा तो उसे कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। आप फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर रैंकिंग के लिए कब लड़ने की योजना बना रहे हैं? यू क्यूक्यो ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है। चलो वापस चलते हैं और आराम से नहाते हैं, खाना खाते हैं और आराम करते हैं। वांग टेंग ने अपनी पीठ को फैलाया और शांति से कहा, अगर उन्हें लड़ना पसंद है तो उन्हें लड़ने दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, यू किकियाओ ने कहा। क्या आप जानते हैं कि फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के लिए कैसे लड़ना है? वांग टेंग ने पूछा। हम जाकर जांच कर सकते हैं। अकादमी के इंट्रानेट पर निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, यू किकियाओ ने सुझाव दिया, हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें भी विस्तृत जानकारी नहीं है। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम इतने अधीर क्यों हो? वांग टेंग निराश हो गया। मैं अधीर नहीं हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम पहले जाओ। यू किकियाओ ने चालाकी से मुस्कुराया। फक, वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। मैं तुम्हारे द्वारा लगभग मूर्ख बन गया था। हाँ, मैं सीमित ताकत वाली एक कमजोर महिला हूं। मैं आप जैसे शक्तिशाली लोगों को पहले जाने दूंगी, यू किकियाओ ने बेशर्मी से कहा। एट नोबल बन एट। क्या तुम सच में अपनी कही बात पर यकीन करती हो? वांग टेंग ने उसे घूरकर देखा और अपनी एस्टेट की ओर चल दिया। मैं जा रहा हूं। हम बाद में बात करेंगे। सच में, हर कोई रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक है, लेकिन आप बहुत शांत और संयमित हैं। यू किकियाओ ने अपना सिर हिलाया और अपने मनों में वापस जाने के लिए मुड़ी। उसने बोरेट और यू यूनिक्सियन की ओर हाथ हिलाया। बाद में मिलते हैं। बोरेट और यू यूनिक्सियन ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर वे अपने मनों में वापस चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे रैंकिंग के लिए लड़ने में भी जल्दबाजी में नहीं थे।
वांग टेंग अपने घर में दाखिल हुआ और अपनी कलाई घड़ी पर अपना हिसाब किताब देखकर दरवाजा खोला। उसने आह भरी, मुझे आश्चर्य है कि राउंड बॉल कब अपना जीवन परिवर्तन पूरा कर पाएगी। इसके बिना ये बहुत परेशानी भरा है। पहले उन्हें प्रवेश करते समय स्वयं दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जागीर में वापस आकर वांग टेंग नहाने चला गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अराजक अज्ञात से उसके साथ आई सारी बुरी किस्मत बह गई हो। फिर उसने अपने अंतरिक्ष वलय में रखे बल व्यंजन निकाले और उन्हें जी भरकर खाया। डकार। उसने डकार ली और 5 मीटर ऊंचे मुलायम बिस्तर पर लेट गया। वांग टेंग अब कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसने एक पल सोचा और काओ जियाओ जियाओ को अपने स्पेस फ्रेगमेंट से बाहर निकाल लिया। वह उसकी अधीनस्थ थी, इसलिए उसे उसका अच्छा उपयोग करना था। आओ, मेरी मालिश कर दो, वांग टेंग ने पलटकर काओ जियाओ जियाओ से कहा। काओ जियाओ जियाओ ने आखिरकार बाहर आकर अपनी सांस संभाली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह मालिश के लिए था। वह अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। कमीने, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो, वांग टेंग ने आग्रह किया। काओ जियाओ जियाओ ने अपने होंठ काटे और अपमानित भाव से आगे बढ़ी। वह वांग टेंग की पीठ पर घुटनों के बल बैठ गई। चलिए इस भाग को छोड़ देते हैं। ओह आह, ज्यादा ताकत लगाओ। हाँ, यही है, ज्यादा ताकत लगाओ, ज्यादा। कमरे से बीच बीच में एक अजीब सी आवाज आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई कोई अश्लील हरकत कर रहा हो। वांग टेंग 5 मीटर ऊंचे बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह मजे कर रहा है। अराजक अज्ञात की यात्रा थोड़ी तीव्र थी, यहां तक कि वांग टेंग जैसे व्यक्ति के लिए भी। पूरी यात्रा के दौरान वह तनाव में रहा। अब जब वह वापस आ गया था, तो वह आखिरकार आराम कर सकता था। काओ जियाओ जियाओ उसकी पीठ पर घुटनों के बल बैठ गई ताकि वह उसके शरीर के साथ कुछ नजदीकी संपर्क से बच न सके। उसके आसपास की अजीबोगरीब आवाजों ने उसे और भी ज्यादा शर्मसार कर दिया। यद्यपि वह एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा थी, फिर भी वह अपना धैर्य कायम नहीं रख सकी। आखिर वह अभी भी कुंवारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, काओ जियाओ जियाओ को अपने दांत पीसने पड़े और वह इसकी आदी हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, ये कमीना इतना घमंडी नहीं हो सकता। जब से वह वांग टेंग की नौकर बनी थी, तब से उसे वांग टेंग द्वारा बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से अपमानित किया गया था। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। कभी कभी आप जितना अधिक गर्वित होते हैं, ऐसे परिणामों को स्वीकार करना उतना ही कठिन होता है। काओ जियाओ जियाओ इसी श्रेणी में आते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अतीत में वह महान कियान साम्राज्य में एक कुलीन थी। भले ही उसका परिवार शीर्ष स्तर पर नहीं था, फिर भी ये प्रभावशाली था। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनकी प्रतिभा शीर्ष परिवारों की महिलाओं से कम नहीं है, बल्कि उनमें से अधिकांश से कहीं आगे है। ये तथ्य कि पाकर परिवार के युवा उसके प्रति मोहित थे, उसके आकर्षण को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। दुर्भाग्य से वांग टेंग के महान कियान साम्राज्य में आने के बाद सब कुछ बदल गया। पहले तो उसे बस मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका परिवार भी बर्बाद हो गया। उसके पिता काओ होन्टू, जो कभी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, को वांग टेंग ने पकड़ लिया और अपना गुलाम बना लिया। वांग टेंग ने धीरे धीरे उसकी सभी सुरक्षात्मक बाधाएं हटा दी, जिससे वह उसके सामने बेपर्दा हो गई। वांग टेंग की गुलाम बनने के बाद भी वांग टेंग ने उसे यातना दी। उसने उसके साथ कुलीन या देवी जैसा व्यवहार नहीं किया। उसने सोचा कि भले ही वह कैदी होगी, लेकिन वह विशेष होगी। कौन पुरुष उसके जैसी सुंदरी का विरोध कर सकता है? लेकिन परिणाम ने उसे क्रोधित कर दिया। वांग टेंग को उसकी कोई परवाह नहीं थी। ज्यादातर समय वह उसे वहीं छोड़ देता और जब उसे उसकी जरूरत होती तो उसे बाहर ले जाता। इतना ही नहीं, वो बहुत ही असभ्य और अहंकारी भी था। उसने उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। इससे उसे एक शब्द याद आया, वश में करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बदमाश उसे वश में कर रहा था। वह उसके साथ एक असली गुलाम की तरह व्यवहार करता था। काओ जियाओ जियाओ की इच्छा थी कि वह एक हेलीकॉप्टर लेकर इस आदमी को काटकर मार डाले। एट नोबल बन एट। यह आदमी मर क्यों नहीं सकता था, लेकिन वह वांग टेंग के अत्याचारों का विरोध नहीं कर सकी। जैसे जैसे वांग टेंग मजबूत होता गया, वह खुद को और अधिक असहाय महसूस करने लगी। उसकी किस्मत उस धागे की तरह थी, जो उसके सामने खड़े आदमी के हाथों में मजबूती से जकड़ा हुआ था। शायद वह कभी नहीं छूटेगा। इस समय काओ जियाओ जियाओ के मन में कई विचार आए। वह जटिल भावनाओं के साथ वांग टेंग को घूर रही थी। उसका भाव लगातार बदल रहा था। एक पल वह अपने दांत पीस रही थी, अगले ही पल वह निराश हो गई। अंत में उसने अपने दिल में आह भरी। उसकी नजरें दृढ़ हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई फैसला कर लिया है।
अचानक वह झुकी और अपना कामुक शरीर वांग टेंग के शरीर से सटा दिया। उसने उसके कान में सांस ली। वांग टेंग स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज अचानक शांत हो गई। क्या हो रहा था? क्या यह महिला पागल थी? उसने अपना सिर घुमाया और एक सुंदर चेहरा देखा। क्या तुम करना चाहते हो? वांग टेंग ने घबराहट में कहा, उसकी आवाज में बेचैनी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या यही नहीं है जो तुम देखना चाहते थे? काओ जियाओ जियाओ ने वांग टेंग की पीठ पर दबाव डाला, उसे उठने से रोका। उसने रानी की तरह उसकी ओर देखा और उसके होठों के किनारे पर एक मोहक मुस्कान दिखाई दी। क्या कुछ गड़बड़ है उसके साथ? वांग टेंग हैरानी से उसे देखता रहा। यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया। क्यों? क्या अब तुम डर गए हो? काओ जियाओ जियाओ ने वांग टेंग को गौर से देखा। उसे अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। यह आदमी तो बस कागजी शेर था। विचारधारा के विपरीत जाना भी कारगर हो सकता है। डर? वांग टेंग ने ऐसे ठहाका लगाया जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। मैं तुमसे क्यों डरूंगा? चूंकि तुम अपनी किस्मत को गले लगाने की जल्दी में हो, इसलिए मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगा। वह अचानक पलटा और काओ जियाओ जियाओ का सामना किया। उस पर वह अवर्णनीय क्षेत्र काओ जियाओ जियाओ पर समान रूप से अवर्णनीय क्षेत्र के साथ संरेखित हुआ। इस समय वांग टेंग का हिस्सा भी अवर्णनीय प्रतिक्रिया से गुजर रहा था। सौभाग्यवश वे अभी भी अपने कपड़े पहने हुए थे। यदि नहीं, तुम। काओ जियाओ जियाओ कांप उठी और वह लगभग पीछे हट गई। उसके चेहरे पर लाली और भी अधिक बढ़ गई और उसकी आंखें पानी से भर गईं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है, वांग टेंग ने अनजान बनते हुए पूछा। बेशर्म, काओ जियाओ जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और कोसने लगी। वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसके शरीर के उस अवर्णनीय हिस्से से एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसने अपनी सारी ताकत खो दी। उसे लगा कि वह आग से खेल रही है और पीछे हटना चाहती है। लेकिन जब उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा तो उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। इसलिए उसने अपना शरीर ढीला छोड़ा और बैठ गई। उफ! उनके मुंह से लगभग एक ही समय में दो कराहें निकली। वांग टेंग ने दर्द और खुशी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह महिला पागल थी। वह ऐसा कैसे कर सकती है? अराजकता नक्षत्र शास्त्र 2। काओ जियाओ जियाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने वांग टेंग को उत्तेजक तरीके से देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। उसने उसे मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ रही हूं वाला भाव दिया। वांग टेंग अवाक रह गया। उसके शरीर का वह अवर्णनीय हिस्सा बेहद असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह फटने वाला है। ये औरत निर्दयी थी। वह अपने लक्ष्य के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। हालांकि वह जानता था कि इस महिला का कोई न कोई छिपा हुआ मकसद जरूर होगा। अगर ऐसा न होता तो वह इतना बड़ा त्याग नहीं करती। बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? वांग टेंग ने असहजता को सहन किया, सतह पर उदासीन व्यवहार बनाए रखा। बोलते समय उसने अपने हाथ सिर के पीछे रखे। मैं पहले से ही आपकी गुलाम हूं। मुझे ही आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप मेरी गरिमा को पूरी तरह से रौंदने की योजना बना रहे हैं? काओ जियाओ जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। देखो तुम क्या कह रहे हो। क्या मैं इतना अपमानजनक हूं? वांग टेंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। यह महिला बहुत नाराज थी। क्या वह हद पार कर गया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम हद से आगे निकल गए तो क्या होगा। काओ जियाओ जियाओ का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। अब या तो मुझे मार दो या मुझे थोड़ी बहुत इज्जत के साथ छोड़ दो। चूंकि मैंने तुम्हें पहले ही अपना गुरु मान लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से विश्वासघात की कोई संभावना नहीं है। तुम मुझे इस तरह से क्यों अपमानित कर रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया, है ना? वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने उसकी वर्तमान मुद्रा की ओर इशारा किया। काओ जियाओ जियाओ, यही कारण है कि तुम मुझसे भी बदतर हो, वांग टेंग ने कहा। आप सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, काओ जियाओ जियाओ ने गुस्से से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले उठ सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। तुमने मुझसे वादा नहीं किया। काओ जियाओ जियाओ ने पूछा। क्या वादा करूं? पहले अपनी स्थिति तो समझ लो, वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसका हाव भाव तुरंत बदल गया। मैं नहीं उठूंगी। तुम मुझे मार सकते हो। काओ जियाओ जियाओ ने अपनी पतली गर्दन को हंस की तरह सीधा किया। तुम बहुत मजबूत हो, वांग टेंग ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? आगे बढ़ो, मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं बिना किसी सम्मान के गुलाम बनने की बजाय मरना पसंद करूंगा, काओ जियाओ जियाओ ने दृढ़ता से कहा। एट नोबल बन एट। वांग टेंग ने काओ जियाओ जियाओ की आंखों में गौर से देखा। वह उसकी आंखों में झिझक का संकेत देखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं था।
तो फिर मैं काओ हुनतु को मार डालूंगा। जरूर, मेरे पिता के साथ मेरा रिश्ता पहले ही टूट चुका है, काओ जियाओ जियाओ ने उदासीनता से कहा। बेरहम, वांग टेंग अवाक रह गया। उसके मन में इस महिला के लिए एक नए स्तर का सम्मान था। उसने सब कुछ कर दिया था। काओ जियाओ जियाओ ने बिना किसी कमजोरी के वांग टेंग की नजरों का सामना किया। वह मानसिक रूप से मौत के लिए तैयार थी। जैसा कि उसने कहा था, वह अपमान में जीने की अपेक्षा मरना पसंद करेगी। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जब कोई मौत से नहीं डरता, तो सारी धमकियां बेअसर हो जाती हैं। वांग टेंग ने कहा, यदि आप नहीं उठे तो मैं अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करूंगा। आप मुझे धमकी नहीं दे सकते, काओ जियाओ जियाओ ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें बाहर लटका दूंगा। देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। अगर तुम मर भी गए तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बाहर लटका दूंगा और स्टेलर अकादमियों के सभी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को तुम्हारी प्रशंसा करने दूंगा, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। तुम, काओ जियाओ जियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने वांग टेंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम शैतान हो। आह, मुझे इतने लंबे समय से जानने के बाद ही तुम्हें एहसास हुआ कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, वांग टेंग ने कहा। काओ जियाओ जियाओ ने संघर्ष करने की सारी शक्ति खो दी थी। उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली हो गई थी। वह मौत का जिक्र करने के बाद भी वांग टेंग को एक इंच भी हिलाने में असमर्थ थी। अपनी गरिमा के लिए लड़ने के लिए वह और क्या कर सकती थी। इस बार उसे असीम निराशा महसूस हुई। ये शैतान उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था। क्या उसे अपनी पूरी जिंदगी उसके नियंत्रण में ही जीना था। काओ जियाओ जियाओ एक बेजान कठपुतली की तरह वांग टेंग के शरीर से उतर गया और एक तरफ खड़ा हो गया, मानो उसने हार मान ली हो। वांग टेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली, बेचैनी से मुंह बनाते हुए। ये बहुत पीड़ादायक था। आदमी होना कठिन था। ऐसे प्रलोभन का विरोध कौन कर सकता है। सौभाग्यवश वह इसका प्रतिरोध करने में सफल रहे। एक असली आदमी ऐसा ही होना चाहिए। उसने काओ जियाओ जियाओ की तरफ देखा। उसके हाव भाव देखकर वह अवाक रह गया। क्या उसने उसे बहुत डरा दिया था। लेकिन वह उसकी मांग को पूरा नहीं कर सका। यदि उसे उसके जैसे किसी गुलाम से खतरा हुआ तो वह भविष्य में स्वामी के रूप में अपना अधिकार कायम नहीं रख सकेगा। ईमानदारी से कहूं तो वह लगभग नर्म पड़ गया था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। वांग टेंग ने काओ जियाओ जियाओ को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपना घुटना दबा दिया। फिर उसने उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़, आह, वांग टेंग, तुम क्या कर रहे हो। काओ जियाओ जियाओ अचानक अपने होश में आए और रोने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। मैं क्या कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये समझाने के लिए मार रहा हूं कि अपने मालिक का सम्मान करने का क्या मतलब है। तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की, तुम ढीठ बदमाश हो, वांग टेंग ने गुस्से में कहा। उसने अपना हाथ नहीं रोका और उसे थप्पड़ मारना जारी रखा। थप्पड़, 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 आह, ये दर्द कर रहा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। काओ जियाओ जियाओ ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह अब वांग टेंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसके नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकती थी। थप्पड़, 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 कमरे में शारीरिक टक्कर की तीखी आवाज गूंजती रही। यह आवाज काफी देर तक जारी रही। अल्पविराम, कमरे में वांग टेंग बिस्तर के किनारे बैठी थी, काओ जियाओ जियाओ के सामने। उसके गाल लाल हो गए थे और चेहरे पर आंसू की लकीरें थी। पहले जो बेजान भाव था, वह बहुत पहले ही चला गया था। उसकी जगह शर्मिंदगी और आक्रोश का मिश्रण आ गया था। अच्छा व्यवहार करो, वांग टेंग ने शांति से पूछा। काओ जियाओ जियाओ को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। वह सहम गई थी। उसे पीछे हटना पड़ा। उसके सामने खड़ा आदमी सचमुच शैतान था और वह उससे मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक कप चाय डालो, मुझे प्यास लगी है, वांग टेंग ने निर्देश दिया। काओ जियाओ जियाओ आज्ञाकारी ढंग से मुड़ी और एक तरफ चली गई। उसने मेज पर एक कप चाय रखी और उसे दोनों हाथों से पकड़कर वांग टेंग की ओर बढ़ाया। इतना नीच। अगर कोई उसके कदमों को ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि वह लंगड़ा रही थी। उसे चोट लग गई थी। वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। उसने चाय का एक घूंट लिया और उसका स्वर थोड़ा नर्म हुआ और उसने कहा, बैठो। मैं बस खड़ा रहूंगा। काओ जियाओ जियाओ के चेहरे पर फिर से शर्मिंदगी और आक्रोश दिखाई दिया। उसे लगा कि वांग टेंग जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है। उसे पता था कि वह दुखी है, फिर भी उसने उसे बैठने के लिए कहा। क्या वह जानबूझकर उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। लेकिन इस बार उसने अपनी किस्मत को और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से उसे उत्तर दिया। वांग टेंग को आखिरकार एहसास हुआ।
शायद अभी वह थोड़ा ज्यादा कठोर हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, तो फिर तुम खड़े रह सकते हो। बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं। काओ जियाओ जियाओ ने डरते डरते वांग टेंग की तरफ देखा। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? वांग टेंग अवाक रह गया। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। काओ जियाओ जियाओ को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वांग टेंग एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या प्रभाव इतना अच्छा था। अभी कुछ देर पहले तो वह हीरो की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब वह इतनी डरपोक क्यों हो गई है? सचमुच, महिलाओं को पिटाई मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम ये क्यों नहीं कहते? वांग टेंग ने अपने दिल में शिकायत करने के बाद धैर्यपूर्वक कहा। चूंकि इस मामले को सुलझाना जरूरी था, इसलिए उसने आज ही इसे सुलझाने का फैसला किया। वह काओ जियाओ जियाओ को अनदेखा नहीं कर सकता था। वांग टेंग ने शुरू में उसे अपने उपयोग के लिए छोड़ने से पहले उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने और वश में करने की योजना बनाई थी। आखिर वह एक खूबसूरत महिला थी और उसमें अच्छी प्रतिभा थी। उसे महज सजावट की वस्तु समझना बेकार होगा। जहां तक दुश्मनों या किसी और बात का सवाल है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंतिम विजेता के रूप में उभरे थे। अब दूसरा पक्ष उसका गुलाम था। जब तक वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो गया, चाहे उसके पास कितनी भी चालें क्यों न हो, वह उसे जल्दी से दबा सकता था। मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। काओ जियाओ जियाओ की आंखें चमक उठी जब उसने वांग टेंग के रवैये को नर्म होते देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। ठीक से बोलो। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। काओ जियाओ जियाओ एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, मैं खेती करना चाहता हूँ। आप मुझे पहले बता सकते थे। आप क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं? अगर आपने पहले कहा होता, तो शायद मैं सहमत हो जाता और आपको यह मार सहन नहीं करनी पड़ती। वांग टेंग ने सहजता से टिप्पणी की। बैकक्वोट। काओ जियाओ जियाओ शाप देना चाहता था। यदि आपसे शुरू से ही बात करना इतना आसान होता, तो क्या मैं ये बात न कहता? ये व्यक्ति परेशान करने वाला है। काओ जियाओ जियाओ को रोना आ गया जब उसे याद आया कि कैसे उसे बिना किसी कारण के पीटा गया था। उसके आंसू फिर से गिरने के कगार पर थे। मैं आपको खेती करने की अनुमति देता हूँ। आप भविष्य में भी खेती जारी रख सकते हैं, वांग टेंग ने कहा। सच में? काओ जियाओ जियाओ ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। यह आसान था। यहाँ आओ, वांग टेंग ने कहा। तुम क्या चाहते हो? काओ जियाओ जियाओ ने डरकर एक कदम पीछे हट लिया। मैं तुम्हारे लिए फोर्स सील हटाने जा रहा हूँ। तुम नहीं चाहते? भूल जाओ, वांग टेंग ने कहा। रुको, कौन कहता है कि मैं नहीं चाहती? काओ जियाओ जियाओ चिंतित थी। वह अब और परवाह नहीं कर सकती थी और जल्दी से वांग टेंग के पास चली गई। तुम्हें बस पिटाई की जरूरत है। वांग टेंग ने काओ जियाओ जियाओ के शरीर को कुछ बार थपथपाया और उसके ऊपर लगी फोर्स सील को हटा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान यह अपरिहार्य था कि उसने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छुआ। काओ जियाओ जियाओ क्रोधित थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे फिर से शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही वो खुशी से अभिभूत हो गई क्योंकि उसकी शक्ति बहाल हो गई थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका फायदा उठाया जाएगा। एट नोबल बन एट। आखिरकार जो भी लाभ उठाया जा सकता था, वह पहले ही उठाया जा चुका है, और थोड़ा और लाभ कोई मायने नहीं रखता। काओ जियाओ जियाओ को यह एहसास नहीं था कि उसके विचारों में सूक्ष्म परिवर्तन आया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का वश में करना प्रभावी था। इस अवधि के दौरान आप इस मनो के भीतर खेती कर सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर न घूमें। हम तार्कीय अकादमी में हैं। आप यहाँ के छात्र नहीं हैं, इसलिए यदि आप पकड़े गए तो मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लूंगा, वांग टेंग ने समझाया। तार्कीय अकादमी। काओ जियाओ जियाओ को आखिरकार होश आ गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुमने तार्कीय अकादमी में प्रवेश किया? आप क्या सोचते हैं? वांग टेंग ने पूछा। काओ जियाओ जियाओ चुप हो गई। वह इस समय अंतरिक्ष खंड में थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ था, जिसमें वांग टेंग का तार्कीय अकादमी में प्रवेश भी शामिल था। महान कियान साम्राज्य की सदस्य होने के नाते वह तार्कीय अकादमियों से परिचित थी। अकादमी का दर्जा बहुत प्रतिष्ठित था, जिसने अनगिनत प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को आकर्षित किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूर के ग्रह से आया योद्धा वांग टेंग तार्कीय अकादमियों में प्रवेश करेगा। ये 7वीं तार्कीय अकादमी है। क्या मेरे लिए मनो में रहना ठीक रहेगा? काओ जियाओ जियाओ ने घबरा कर पूछा। निश्चिंत रहें, अकादमी छात्रों को कुछ नौकर साथ लाने की अनुमति देती है, वांग टेंग ने उसे आश्वस्त किया। हालांकि अकादमी के भीतर अन्य क्षेत्र आपके लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए खुले नहीं होंगे। काओ जियाओ जियाओ ने राहत की सांस ली।
उसकी आंखों में फिर से लालसा की झलक दिखी। ये स्टेला अकादमी थी। वह बाहर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी हैसियत उसे घूमने की इजाजत नहीं देती थी। जाओ और खेती करो, वांग टेंग ने उसे बर्खास्त कर दिया। काओ जियाओ जियाओ निराश महसूस कर रही थी। यह आदमी अचानक से उसकी परवाह न करने वाला रवैया अपनाने लगा। किसी तरह उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। मैं क्या सोच रही हूँ? काओ जियाओ जियाओ के चेहरे के भाव बदल गए। उसे लगा कि वह कुछ अजीब हो गई है। वांग टेंग मुस्कुराया जब उसने काओ जियाओ जियाओ के पीछे का दृश्य देखा। उन्होंने काओ जियाओ जियाओ में बदलाव देखा। इससे पता चला कि इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया था। देर सवेर वह इस महिला को अपना बना लेगा। यह तो बस शुरुआत थी। तेंग्यू को यह विचार बहुत ही दिलचस्प लगा, लेकिन यह बहुत ही बुरा था। उसने जल्दी से इस विचार को दबा दिया और धीरे धीरे अपने दिमाग को विशेषताओं के बोर्ड में डुबो दिया। ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ने के बाद उनके गुण बोर्ड में कुछ परिवर्तन हुए। जीवन की उत्पत्ति 1,00,000। आत्मा की उत्पत्ति 1,00,000। आत्मा 1,000। 2,00,000 ब्रह्मांड क्षेत्र। प्रथमतः 3 मूल विशेषताएं थीं। स्वर्णिम प्रकाश क्षेत्रों को अवशोषित करने के बाद इन तीनों विशेषताओं की ऊपरी सीमा बढ़ गई। इतना ही नहीं, इस सफलता के दौरान उनकी विकास सीमा सीधे दोगुनी हो गई। उदाहरण के लिए, वांग टेंग की ओरिजिन ऑफ लाइफ की मूल सीमा 30,000 अंक थी। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ने के बाद उनकी सीमा 60,000 अंक होनी चाहिए, क्योंकि सीमा दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अब सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों की वजह से उसकी जीवन की उत्पत्ति की सीमा 50,000 अंक तक बढ़ गई थी। इसलिए यह दोगुना होकर 100,000 अंक हो गया। इसमें 40,000 अंकों का अंतर था। यह बहुत भयानक था। यह सिर्फ जीवन की उत्पत्ति नहीं थी, आत्मा की उत्पत्ति भी वही थी। उसी समय उनकी आध्यात्मिक शक्ति का क्षेत्र अंततः अदृश्य अवरोध को तोड़कर आगे बढ़ गया, और वे बिना किसी बाधा के आसानी से ब्रह्मांडीय क्षेत्र में चढ़ गए। उसकी आत्मा विशेषता की सीमा भी बढ़ गई। ये 200,000 अंक तक पहुंच गई। यदि वह सभी 200,000 गुण अंकों को पूरा कर लेता, तो वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य मार्शल योद्धा की तुलना में दोगुनी हो जाती। एक सामान्य मार्शल योद्धा की आत्मा विशेषता की सीमा 100,000 अंक थी। ये वह लाभ था जो स्वर्णिम प्रकाश गोले ने वांग टेंग को दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वह अभी अभी ब्रह्मांड के दायरे में पहुंचा था, इसलिए वांग टेंग की आत्मा विशेषता अभी शुरुआती चरण में ही थी। उसे इसे बढ़ाने के लिए समय की आवश्यकता थी। 200,000 विशेषताओं वाले अंक जुटाना आसान नहीं था। वांग टेंग को यह सोचकर निराशा महसूस हुई कि भविष्य में उसे कितने गुणकारी बुलबुले उठाने होंगे। आगे का रास्ता लंबा और दूर का है। मैं ऊपर से नीचे तक खोज करूंगा और अन्वेषण करूंगा। वांग टेंग ने भावुक होकर आह भरी, फिर अपनी नजर दूसरे गुण मान पर घुमाई। प्रबोधन। ज्ञानोदय गुण ब्रह्मांड के दायरे में पहुंच चुका था, इसलिए इस बार यह एक और स्तर आगे नहीं बढ़ पाया। वांग टेंग थोड़ा निराश था। हालांकि इस विशेषता मूल्य में भी उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति के साथ साथ मामूली सुधार का अनुभव हुआ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कोई बाधा नहीं होगी। इसे स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जा सकता था। यही कारण है कि उनका ज्ञान उनकी आत्मा से कहीं अधिक था। अब उनका ज्ञानोदय गुण अन्य लोगों से बहुत आगे था, इसलिए वे इस उन्नति से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। जहां तक उनकी सेनाओं का प्रश्न है, वे भी स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच गईं। सभी शक्तियां ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच गई थीं। इस बार वांग टेंग की उन्नति अद्वितीय थी। हकीकत में वांग टेंग ने अपनी सारी ताकतों को अराजकता बल में मिला दिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कैस फोर्स सबसे मौलिक और बुनियादी फोर्स थी। ये किसी भी प्रकार की फोर्स में विकसित होने में सक्षम थी। ये वांग टेंग की लंबे समय से चली आ रही दृष्टि थी। वह एक ऐसा शास्त्र बनाना चाहता था जो एक साथ सभी शक्तियों को परिष्कृत कर सके। अब वह सफल हो गया। इतने लंबे समय तक अराजक अज्ञात को समझने के बाद अंततः वह सफल हो गया। ये खेती तकनीक यकीनन अभूतपूर्व और बेजोड़ थी। आखिरकार हर किसी के पास उनके जैसे सभी तत्व नहीं होते, और यहां तक कि उनका विलय भी नहीं होता। यह दृष्टिकोण सचमुच पागलपनपूर्ण था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अराजकता बल। वांग टेंग ने बढ़ाया। उसने अपनी हथेली आगे की और एक अजीबोगरीब शक्ति उसके अंगों और हड्डियों से होकर उसके हाथ में इकट्ठा हो गई। बल का यह द्रव्यमान अराजक अज्ञात के भीतर अराजकता की मूल ऊर्जा से एक अद्भुत समानता रखता था। यहां तक कि इसका रंग भी अराजकता की एक अवर्णनीय छाया थी। हालांकि वांग टेंग के नियंत्रण में यह अराजकता बल किसी भी प्रकार के बल में परिवर्तित हो सकता है। एट नोबल बनेट एट। धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, बिजली, प्रकाश, अंधकार, बर्फ, जहर।
सभी प्रकार की शक्तियां उसकी हथेली पर विकसित हो रही थी। वांग टेंग संतुष्ट था, यहां तक कि उसकी डार्क फोर्स भी कैस फोर्स में बदल गई थी। इस तरह उसे अपनी डार्क फोर्स के बारे में पता चलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डार्क फोर्स कैस फोर्स के सामने कुछ भी नहीं थी। यदि भविष्य में कोई ये दावा करने की हिम्मत करेगा कि उसका अंधेरे प्रेतों से कोई संबंध है, तो वह अराजक शक्ति के विस्फोट से उन पर हमला कर देगा। इस शास्त्र को मैं क्या नाम दूं? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। वह अपने भीतर के उस स्थान को देखकर विचार करने लगा जो तारों भरे आकाश जैसा था। अव्यवस्था, कानून, आकाशीय ब्रह्मांड के संचालन का अनुकरण। हम इसे अराजकता नक्षत्र शास्त्र क्यों नहीं कहते? यह एकदम सही है। मुझे चीजों का नाम रखने में बहुत प्रतिभावान होना चाहिए। वांग टेंग अपने द्वारा चुने गए नाम से बेहद संतुष्ट थे और उन्होंने तुरंत इसकी पुष्टि कर दी। दुर्भाग्य से ये केवल ब्रह्मांड के स्तर पर ही था। जब वह भविष्य में स्वर्ग के स्तर पर पहुंचा तो उसे इसे परिष्कृत करना जारी रखना पड़ा। जल्द ही वांग टेंग ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। ये शास्त्र अधूरा था। वह भाग्यशाली था कि वह इसे ब्रह्मांड स्तर तक परिष्कृत करने में सक्षम था। यदि अराजक अज्ञात के भीतर उन्हें मिले अनेक अवसर और उस विचित्र शून्य का दर्शन न होता, जिसने उनकी समझ में आने वाली पहेली के अंतिम भाग को पूरा किया, तो वे इस शास्त्र की रचना करने में सक्षम ही नहीं हो पाते। ये लगभग असंभव होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि आगे का रास्ता अंधकार में डूबा हुआ है। इस मामले ने उन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया। इस ग्रंथ की रचना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुई। ईमानदारी से कहें तो उन्हें शायद इस बात का पूरा ज्ञान भी नहीं है कि उनके द्वारा रचित धर्मग्रंथ वास्तव में कितना अविश्वसनीय रूप से स्वर्ग विरोधी है, भले ही उसे केवल ब्रह्मांड स्तर तक ही विकसित किया जा सका हो। अद्वितीय और अभूतपूर्व होना तो अस्पष्ट अवधारणाएं थी। कोई बात नहीं, चलो एक एक कदम उठाते हैं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और इस विचार को अस्थायी रूप से दबा दिया। वह आसानी से निराश होने वाले लोगों में से नहीं थे, अन्यथा उन्होंने स्वर्ग को चुनौती देने वाले ऐसे ग्रंथ की रचना करने का साहस नहीं किया होता। यह एक ऐसा मार्ग था जिस पर चलने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। वैसे भी मेरी चेतना शून्यता के सागर में विलीन हो गई थी। वांग टेंग का मन उस रहस्यमयी दुनिया में डूबा हुआ था। यह असाधारण रूप से रहस्यमयी लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी चेतना और शून्यता के सागर में प्रवेश कर गया हो। ब्रह्मांडीय स्तर पर आगे बढ़ने की पहचान आत्मा और शक्तियों का विलय था। अब से वे एक दूसरे से अप्रभेद्य थे। संभवतः यही कारण था कि उनकी चेतना और शून्यता का सागर एक हो गए। अभिलेखों के अनुसार इस स्थान को आंतरिक ब्रह्मांड कहा जाता है। वांग टेंग को भस्म करने वाले जानवर की स्मृति से ब्रह्मांड के चरण के कुछ अभिलेख मिले। ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ने के बाद मार्शल योद्धा के शरीर के भीतर एक ब्रह्मांड प्रकट होता था, जो आकाशीय विस्तार के समान होता था, लेकिन एक छोटे आकार में। यही कारण है कि इसे आंतरिक ब्रह्मांड कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई योद्धा देवता की अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके पास देवता के बराबर शक्ति होती है। उस समय वह अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड का विस्तार और विकास कर सकता है और साथ ही उसे एक वास्तविक ब्रह्मांड में बदल सकता है। वांग टेंग जब रिकॉर्ड्स को देखे तो दंग रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मूल ब्रह्मांड में वे थे वह किसी देव स्तर के मार्शल योद्धा का आंतरिक ब्रह्मांड था? यदि ऐसा था तो वे क्या थे? उनकी खेती किस लिए थी? वांग टेंग का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। इस रहस्योद्घाटन से वह हिल गया। अतीत में वह जानता था कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के शरीर में एक आंतरिक ब्रह्मांड होगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा साधारण मार्शल कलाकारों के शरीर के भीतर निर्मित आंतरिक ब्रह्मांड वास्तविक ब्रह्मांड से बहुत भिन्न था। उदाहरण के लिए धातु तत्व मार्शल योद्धाओं द्वारा निर्मित आंतरिक ब्रह्मांड में सभी तारामंडल और नेबुला धातु बल द्वारा निर्मित थे। वांग टेंग के लिए यह वैसा नहीं था। अराजकता नक्षत्र शास्त्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न कानूनों को विकसित किया और अपनी सभी शक्तियों को मिला दिया, जिससे उनका आंतरिक ब्रह्मांड वास्तविक ब्रह्मांड के समान हो गया। यही कारण था कि वांग टेंग के मन में यह भयावह विचार आया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क। टेंग अपने कमरे में अकेले बैठे थे और उनका मन अशांत था। अचानक उसके मन में आए इस विचार ने उसे चौंका दिया और वह अचंभित रह गया। डरावना, भयानक। वास्तव में यह बेतुका था। क्या आंतरिक ब्रह्मांड का एक वास्तविक ब्रह्मांड में विकसित होना संभव था? वांग टेंग को पता नहीं था और उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी मौलिक मान्यताएं हिल गई हैं और उनका विश्व दृष्टिकोण टूटने के कगार पर है।
यदि वे सचमुच एक दुर्जय योद्धा के आंतरिक ब्रह्मांड में जन्मे, पले बढ़े और विकसित हुए, और उनका पूरा जीवन इसके भीतर विकसित हुआ, उनके अस्तित्व का अर्थ क्या था? वे एक विशालकाय द्वारा बनाए गए अस्तित्व क्षेत्र में संघर्ष कर रही चींटियों की तरह थे। उनमें तुच्छता और दुख की गहरी भावना थी। सांस। कुछ देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी और शांत हो गया। उसे अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसका संकल्प टूट सकता है। वांग टेंग ने अपने विचारों पर लगाम लगाने और अपना ध्यान अपने आंतरिक ब्रह्मांड पर केंद्रित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया। अराजक अज्ञात में अपनी उन्नति के बाद उसने कई घटनाओं का सामना किया, इसलिए उसके पास अपने आंतरिक ब्रह्मांड का ठीक से अध्ययन करने का समय नहीं था। उन्होंने अपने शरीर का अध्ययन किया और अपने आंतरिक ब्रह्मांड में हुए परिवर्तनों को देखा। उसके आंतरिक ब्रह्मांड के बीच में एक ब्लैक होल था। ये लगातार आसपास के अंतरिक्ष से तारों के टुकड़ों को निगल रहा था। ये बल नक्षत्रों के विस्फोट के बाद बचे हुए टुकड़े थे। ब्लैक होल के चारों ओर एक प्रभामंडल भी था। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रकटीकरण था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक विशेष तरीके से उनकी शक्ति के साथ विलीन हो गई थी। वांग टेंग ने इसे ध्यान से महसूस किया। उसका 9 खजाना शिवालय ब्लैक होल के भीतर बसा हुआ था। वह सिर्फ एक विचार से उसे बाहर बुला सकता था। उसी समय दिव्य ज्वालाएं, पाताल लोक का जल, नीदर फ्रॉस्ट और शून्यमयी मक्खियां, अन्य के अलावा उसके शरीर में आंतरिक ब्रह्मांड के चारों ओर तैर रही थी। यह तब से अलग नहीं था जब उसने उन्हें अपनी चेतना में संग्रहित किया था। वांग टेंग को राहत महसूस हुई। ये सब उसकी संपत्तियां थीं। दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्पेस फ्रेगमेंट और डेवोर स्पेस भी थे। वे उसके आंतरिक ब्रह्मांड के भीतर से निकले थे, फिर भी स्वतंत्र रूप से काम करते प्रतीत होते थे। यह एक अजीब एहसास था। इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वांग टेंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे भाग तो नहीं सकते थे। क्या परिवर्तन पूरा हो गया है? वांग टेंग ने खुद से सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया और वह देवोर स्पेस में चला गया। देवोर स्पेस के धुंधले विस्तार में एक सुनहरा प्रकाश क्षेत्र और ज्वाला का एक नीला गोला हवा में मंडरा रहा था। एलिजाबेथ, लिटिल व्हाइट और लाइटनिंग स्पिरिट किनारे से देख रहे थे। वे घायल हो गए और अराजक अज्ञात में वांग टेंग की रक्षा करने में उनकी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो गई। स्वाभाविक रूप से वांग टेंग उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। उसने एलिजाबेथ और लिटिल व्हाइट को सबसे अच्छी उपचार गोलियां दी। उनकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं क्योंकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी। जहां तक लाइटनिंग स्पिरिट की बात है, उसे किसी अतिरिक्त पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। उसने पर्याप्त बिजली आपदा को अवशोषित कर लिया था और अब वह एक गोल मटोल छोटे जीव जैसा दिख रहा था। ये काफी मनोरंजक और हास्यास्पद लग रहा था। मालिक, एलिजाबेथ और लिटिल व्हाइट ने वांग टेंग को देखते ही उसका अभिवादन किया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और पूछा, ये कब शुरू हुआ? अभी हाल ही में। हमें उनकी असामान्यता का पता 10 मिनट पहले ही चला, एलिजाबेथ ने कहा। वांग टेंग ने आगे जांच नहीं की। उसने गोल गेंद और धातु कवच ज्वलंत बिच्छू के प्रकाश के गोले को देखा। क्या वे एक साथ बाहर आने वाले थे? राउंड बॉल के सुनहरे प्रकाश क्षेत्र से चमकदार सुनहरी चमक निकल रही थी। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू भी कम प्रभावशाली नहीं था। पन्ना चमकीली ज्वाला के समान हरे रंग की लपटें आसमान में फैल रही थी। प्रभाव आश्चर्यजनक था। वांग टेंग उत्सुकता से भर गया। ऐसा लग रहा था कि मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन में काफी सुधार हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राउंड बॉल के सुनहरे प्रकाश क्षेत्र से अचानक चटकने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह टूटने के कगार पर है। भीतर से सुनहरे प्रकाश की एक अंतहीन धारा फूट पड़ी, जिसने देवोर स्पेस के लगभग आधे हिस्से को प्रकाशित कर दिया। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर सामने देखा। धमाका! एक विस्फोट हुआ और सुनहरे प्रकाश के गोले फट गए। वे प्रकाश के अनगिनत सुनहरे कणों में बदल गए जो बिखर गए और एक बौछार की तरह नीचे गिर गए। एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। ये गोल गेंद थी। अरे, सब लोग यहाँ हैं। क्या आप अपने मिस्टर राउंड बॉल का स्वागत करने आए हैं? राउंड बॉल ने सबको देखकर हंस दिया। अपनी तरफ देखो। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। जैसे ही गेंद ने अपना मुंह खोला, उसे पता चल गया कि यह अभी भी वही पुरानी गोल गेंद है। मिस्टर राउंड बॉल, आप अपने आप को मास्टर क्यों नहीं कहते? हा। राउंड बॉल को वांग टेंग की शिकायतों की परवाह नहीं थी। वह जोर से हंसने लगा और उत्साह से उड़ गया। वांग टेंग, देखो, मैं स्वर्ग के स्तर पर पहुंच गया हूं। अब मैं स्वर्ग स्तर का बुद्धिमान जीवन रूप हूं। ठीक है, मैं बता सकता हूं। इतना उत्साहित मत होइए। वांग टेंग ने असहाय भाव से उसे देखा। यह इतना उत्साहित क्यों था? एट नोबल एट। जब वह ब्रह्मांड स्तर पर आगे बढ़े तो भी वे इतने उत्साहित नहीं थे। क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो?
मैं अब एक स्वर्ग स्तर का बुद्धिमान जीव हूँ। क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग स्तर के बुद्धिमान जीव कितने दुर्लभ हैं? क्या तुम कुछ प्रशंसा दिखा सकते हो? राउंड बॉल ने उत्साह से कहा। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम स्वर्ग स्तर के बुद्धिमान जीव हो। अच्छा, बहुत अच्छा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से उसकी प्रशंसा की। राउंड बॉल अवाक था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसकी प्रशंसा तो हुई लेकिन इससे खुशी बिल्कुल नहीं हुई। हा हा हा, वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग के मंच पर आगे बढ़ते देखकर खुश हूँ। वांग टेंग, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने मुझे मूर्ख बनाया, राउंड बॉल ने गुस्से से कहा। खांसी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें बस अहंकारी होने से रोक रहा हूँ। वांग टेंग ने दिखावा किया कि वह ये सब सिर्फ अहंकार के लिए कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद दूं? राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाई। ओह ठीक है, क्या स्वर्ग स्तर पर आगे बढ़ने के बाद कोई बदलाव आया है? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। मेरी आध्यात्मिक शक्ति और मजबूत हो गई है। राउंड बॉल ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा, मेरी कंप्यूटिंग क्षमता भी मजबूत हो गई है। मैं ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान और अनंत स्तर के अंतरिक्ष यान को हैक कर सकता हूँ। मैं कई चीजें कर सकता हूँ जो मैं अतीत में नहीं कर सका। मैं उन शीर्ष गुप्त सूचनाओं को खोजने में सक्षम हो सकता हूं जो मैं अतीत में नहीं कर सका था। राउंड बॉल ने अंत में एक रहस्यमयी मुस्कान दी। वांग टेंग की आंखें अनियंत्रित रूप से चमक उठी। राउंड बॉल की शक्ति की तुलना में वांग टेंग को इसकी कंप्यूटेशनल क्षमताओं में अधिक रुचि थी। वांग टेंग को विभिन्न पहलुओं में राउंड बॉल की सहायता की आवश्यकता थी। बुद्धिमान जीवन रूप अत्यंत उपयोगी था, खासकर शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं के लिए। वे किसी भी समय सुविधा प्रदान कर सकते थे। अच्छा, तुमने सारे सुनहरे प्रकाश के गोले व्यर्थ नहीं खाए। वांग टेंग खुशी से मुस्कुराया। स्वर्ग स्तर का बुद्धिमान जीवन रूप वास्तव में असाधारण था। उसे अभी इसका परीक्षण करना था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि राउंड बॉल की क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ है। उसे यकीन था कि भविष्य में ऐसे मौके आएंगे जब राउंड बॉल की क्षमताएं अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान साबित होंगी। राउंड बॉल को पता चल गया कि वांग टेंग वाकई खुश है जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं अब कितना उपयोगी हूँ? हाँ, हाँ, मिस्टर राउंड बॉल, कृपया मेरे विनम्र घुटनों को स्वीकार करें। वांग टेंग ने उससे चिढ़ाते हुए कहा। राउंड बॉल ने वांग टेंग की ओर आंखें घुमाई। इस आदमी को कोई शर्म नहीं थी। फिर भी अंदर ही अंदर वह खुश था। आखिरकार उसका मालिक उसका बहुत सम्मान करता था। चीजें इसके लिए आसान नहीं थी। अतीत में वांग टेंग ने इतनी तेजी से सुधार किया कि वह उसके साथ नहीं जुड़ सका। इसकी स्थिति बेहद कम थी। कोई भी यह नहीं समझ सका कि यह कितना दुखद अनुभव था। अब यह अंततः थोड़ा आगे बढ़ गया था और अपनी भूमिका निभाना जारी रख सकता था। यह व्यर्थ में वांग टेंग का अनुसरण नहीं कर रहा था। हालांकि इतने कम समय तक वांग टेंग का अनुसरण करने के बाद स्वर्ग के चरण में आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। यह वास्तव में उल्लेखनीय था। जब यह अपने पिछले गुरु नांगोंग यू का अनुसरण करता था, तो यह बहुत लंबे समय तक ब्रह्मांड के मंच पर रहा। इसकी कोई तुलना नहीं थी। धमाका। इसी समय एक और विस्फोट की आवाज सुनाई दी। हरे रंग की लपटें हर दिशा में फैल गईं। वांग टेंग और राउंड बॉल ने तुरंत उस ओर देखा। मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने भी एक सफलता हासिल की है। राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। वांग टेंग ने कहा, जब आपने सुनहरे प्रकाश के गोले खा लिए, तो मैंने उसे भी कुछ सुनहरे प्रकाश के गोले खाने दिए। आप हर अवसर का लाभ उठाना जानते हैं, राउंड बॉल ने चुटकी ली। वांग टेंग अवाक रह गया। हर अवसर का लाभ उठाएं। लाभ उठाने से आपका क्या मतलब है? अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या कहना है तो चुप रहो, वांग टेंग ने गुस्से से जवाब दिया। राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने लपटों के बीच की ओर देखा और टिप्पणी की, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू मध्य स्तरीय शाही स्तर पर आगे बढ़ने वाला है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। दुर्भाग्य से यह मिस्टर राउंड बॉल जितना शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बकवास बातें काफी प्रभावशाली हैं। तुम खुद को मिस्टर कहते रहते हो। वांग टेंग को थोड़ा गुस्सा आया। अगर हम ताकत की बात करें तो एलिजाबेथ को बॉस होना चाहिए। मैं इससे दूर रहूंगी, एलिजाबेथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह वांग टेंग की मदद कर सकती है, उसे विश्वास था कि उसकी स्थिति कम नहीं होगी। देखो, एलिजाबेथ इसमें शामिल नहीं होना चाहती। इसका मतलब है कि मैं बॉस हूं। राउंड बॉल ने कृतज्ञता से एलिजाबेथ की ओर देखा और फिर आत्मसंतुष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में पहले लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को हराओ, वांग टेंग ने कहा। अरे, चलो उन्हें सदाचार से जीतते हैं।
हिंसा का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। राउंड बॉल ने शर्मिंदगी में घुटते हुए कहा। ब्रह्मांड में शक्ति ही अधिकार है, वांग टिंग ने गंभीरता से कहा। मेरे लिए कुछ आध्यात्मिक शक्ति शास्त्र और युद्ध तकनीकें खोजो। साधना करने के बाद मैं निश्चित रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। राउंड बॉल ने सूंघते हुए कहा। ठीक है, मैं बाद में उनकी तलाश करूंगा। वांग टिंग ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। राउंड बॉल की आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। अगर वह कुछ शास्त्रों या युद्ध तकनीकों का अभ्यास नहीं करता तो ये बेकार हो जाता। इसके अलावा उसे अकादमी से ये शास्त्र खरीदने के लिए अंक खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उन्हें देवोर निहिलिटी बीस्ट की स्मृति में देखना था। भक्षक शून्यता जानवर की स्मृति में ज्ञान के विशाल खजाने तक पहुंच होने से कई चीजें बहुत सरल और अधिक सुविधाजनक हो गईं। यह एक ऐसा लाभ था जो दूसरों के पास नहीं था। धमाका। जैसे ही वे बोल रहे थे, हरी लपटों के बीच से एक विस्फोट हुआ। कई लपटें उठी और एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे नरक के भीतर से रेंगती हुई बाहर निकली। बहुत जल्द ही धातु कवच ज्वलंत बिच्छू का स्वरूप वांग टिंग और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू पहले से काफी अलग था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आकार कम से कम 5 गुना बढ़ गया था। ये बहुत बड़ा था। इसका पूरा शरीर कवच की परतों से ढका हुआ था, जो ठंडी धातु की चमक बिखेर रहा था, जिससे यह एक असली स्टील के विशालकाय जानवर जैसा लग रहा था। इसके साथ ही इन शल्कों के ऊपर लाल और हरे रंग की लपटों के पैटर्न थे जो इसके शरीर के लगभग हर इंच को ढके हुए थे, जिससे इसे एक असाधारण रहस्यमय रूप मिल गया था। उसके विशाल सिर के बीच में लाल हरे रंग की ज्वाला का निशान था। ये गरजती हुई लपटों के समूह जैसा लग रहा था। यह एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम और सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम दोनों द्वारा इसके दैनिक पोषण का परिणाम था। मूल रूप से एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम की उपस्थिति में जन्मे मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन में एक उत्परिवर्तन हुआ, जिससे इसकी जन्मजात ज्वाला में एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम के उत्कृष्ट गुण आ गए। इस प्रकार ये पन्ना चमकदार लौ के पोषण का सामना कर सकता है। हजारों जानवरों की आत्मा की ज्वाला दुनिया के सभी तारा जानवरों के लिए लाभकारी ज्वाला थी। दिन प्रतिदिन इसके पोषण का आनंद लेने से जबरदस्त लाभ मिलता है। जब से वांग टिंग ने सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम प्राप्त किया था, तब से वह इसका उपयोग लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को पोषित करने के लिए कर रहा था। इस प्रकार मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन में सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम की ज्वाला शक्ति का एक अंश था। इन दो दिव्य ज्वालाओं की सहायता से इसकी अग्नि प्रतिभा और अधिक शक्तिशाली हो गई। दूसरा बदलाव उसके आक्रमण करने के तरीके में था। बड़ा होने के बजाय उसके 2 बड़े पंजे छोटे हो गए। अब यह उसके शरीर के अनुपात में सममित था और अधिक सामंजस्यपूर्ण दिखाई देता था। यह पहले की तरह इतना ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था, जहां दूसरे लोग तुरंत ही इन चिमटों की ताकत को पहचान लेते थे। अब पहली नजर में वे शायद उतने डरावने न लगे, लेकिन इस जोड़ी को कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। चिमटे और भी तीखे हो गए। जब वे खुलते और बंद होते तो वे आरी के दांतों की तरह दिखते और ठंडी रोशनी से चमकते। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को इन चिमटों द्वारा आसानी से 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है। केवल शारीरिक कौशल में विशेषज्ञता रखने वाले मार्शल योद्धा ही कुछ हद तक चिमटे का विरोध कर सकते थे। इसके अलावा उसकी बिच्छू जैसी पूंछ भी लंबी हो गई थी। पहले बिच्छू की पूंछ केवल पूंछ से सिर तक ही लटक सकती थी। अब यह अपने सिर के ऊपर कुंडल बनाकर एक विशाल अजगर की तरह कई बार घूम सकता है। पूंछ पर लगा जहरीला हुक एक जहरीले सांप के नुकीले दांतों जैसा दिखता था। ये बीच बीच में खुद को प्रकट करता था, जिससे एक डरावनी चमक निकलती थी जो किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। इस बीच उस बिच्छू की पूंछ के ऊपर लाल और हरे रंग की ज्वाला जल रही थी, जिससे चिलचिलाती गर्मी के रेशे निकल रहे थे जो आसपास के स्थान को विकृत कर रहे थे। परिवर्तन काफी बड़ा है। वांग टिंग ने आश्चर्य से धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को देखा और खुद से बुदबुदाया। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सुनहरे प्रकाश के गोले वास्तव में उल्लेखनीय हैं। स्टार बीस्ट्स के मानकों के आधार पर मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन के लिए सम्राट स्तर तक पहुंचना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। इसके बाद 1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला के पोषण और कई अच्छी चीजें खाने के बाद यह निम्न स्तरीय शाही स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। अब सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों की सहायता से इसने अपने लिए एक बहुत ही कठिन अड़चन को तोड़ दिया है और मध्य स्तरीय शाही स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसकी जन्मजात प्रतिभा में काफी सुधार हुआ है। ये वास्तव में काफी आश्चर्यजनक है, राउंड बॉल ने विश्लेषण किया। सुनहरे प्रकाश के गोले किसी की जन्मजात प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। भविष्य में आपके लिए इसे विकसित करना आसान होगा। वांग टिंग ने सिर हिलाया। मास्टर, आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।
मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन दूर से उड़कर आया और वांग टेंग के सामने रुक गया। उसने अपना सिर नीचे किया और वांग टेंग को धन्यवाद दिया। उसने राउंड बॉल की बातें सुनी और उसे पता चला कि वांग टेंग की वजह से ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाया है। अन्यथा वह धरती पर सिर्फ एक प्रभु स्तर का सितारा जानवर बनकर रह जाता। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम मेरे पालतू हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वांग टेंग ने उसके सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू छू गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने चिमटे से अपना सिर खुजलाया और कहा, गुरु, मुझे लगता है कि मैंने मूल शक्ति का एक अंश पकड़ लिया है। सचमुच? वांग टेंग चौंक गया। उसने जल्दी से पूछा, इसका स्रोत क्या है? ज्वाला की उत्पत्ति। मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने अपने सिर के ऊपर से कुंडलित बिच्छू की पूंछ को नीचे उतारा। उसके चारों ओर लाल हरे रंग की लपटें नाचने लगी, जिससे एक छोटा सा ज्वाला बिच्छू बन गया जो मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन से काफी मिलता जुलता था। उसी समय लाल हरे रंग की लपटों के नाचने के साथ अजीबोगरीब उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए, जिससे छोटे ज्वाला बिच्छू की सतह चटक गई और जटिल ज्वाला रूनों के साथ जुड़ गई। यह एक अजीब दृश्य था। आकर्षक। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और मुस्कुराते हुए ज्वाला बिच्छू को देखा। मैं समझ सकता हूं कि लिटिल व्हाइट ने मूल की शक्ति को क्यों समझा। आखिरकार इसने रक्त कौवा पूर्वज के रक्तसार को निगल लिया और इसकी प्रतिभा बढ़ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन भी मूल की शक्ति को समझ लेगा। राउंड बॉल ने आश्चर्य से मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को देखा। यह संभवतः दिव्य ज्वाला के कारण है। जब मैंने सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को अवशोषित कर लिया, तो मुझे स्वाभाविक रूप से ज्वाला की उत्पत्ति समझ में आ गई, मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने कहा। क्या ऐसा है? वांग टेंग और राउंड बॉल ने एक दूसरे को देखा और गहरी सोच में डूब गए। दिव्य ज्वालाएं स्वाभाविक रूप से पोषित होती हैं। उनमें मूल रूप से उत्पत्ति के नियमों की कुछ शक्तियां हो सकती हैं। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू इन दो दिव्य ज्वालाओं द्वारा लंबे समय तक पोषित होने के कारण सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों के अवशोषण के साथ प्रेरणा का एक विस्फोट शुरू हुआ, जिसने उसे ज्वाला की उत्पत्ति को समझने की अनुमति दी। यह एक प्रशंसनीय व्याख्या है, वांग टेंग ने कहा। शायद यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि इसने मूल की शक्ति को समझ लिया। मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। वांग टेंग मुस्कुराया। राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा, इस बार हमारी पूरी टीम की ताकत बढ़ गई है। भविष्य में जब हम मैदान पर उतरेंगे तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हम पर हमला हो जाएगा। सभी को उसकी टिप्पणी मनोरंजक लगी और वे जोर से हंस पड़े। वांग टेंग के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसने सिर्फ मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन, एलिजाबेथ और लिटिल व्हाइट को अपने स्पेस फ्रेगमेंट में ट्रांसफर किया। डेवोर स्पेस उनकी साधना और रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। स्पेस फ्रेगमेंट में रहना ज्यादा आरामदायक था।